नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएसटी के अंदर रहने वाला है। वो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो आरसीएम के ऊपर हमने वीडियोस बनाई थी वो आप जाके चेक करिए। हमने उसमें बात भी की थी कि क्रेडिट लेजर और कैश लेजर होता क्या है, कि आरसीएम पे कैसे होता है, उसके ऊपर हमने बात की थी। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले। विदाउट स्किप ये पूरी वीडियो देखिएगा। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ये टॉपिक मेरे साथ पढ़ लेते हैं तो गारंटी आपको लाइफ में कभी भी कैश लेजर क्रेडिट लेजर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% मैं श्योर हूँ। आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, कहीं पे भी प्रोफेशनल है, कुछ भी है, आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई इशू आने वाला नहीं है कि क्रेडिट लेजर क्या होता है और कैश लेजर क्या होता है जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है क्रेडिट लेजर, क्या होता है कैश लेजर। क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो कैसे आता है, किस थ्रू आता है, कहाँ से आता है, और कैश लेजर में बैलेंस कैसे आता है। ठीक है, फिर हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर सबसे पहले पॉइंट समझिए कि मैं यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर बात करने वाला। जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसी के ऊपर बात करूँगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन की मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो उसमें क्या होता है, परचेज एंड सेल। अब जब आप परचेज करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं। बिहाफ ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप शॉपकीपर को पे कर देते हैं डायरेक्ट जीएसटी। यहाँ पर आपका काम खत्म, जीएसटी पे किया, आपका काम खत्म। जब आप सेल करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपनी जीएसटी रिटर्न डालते हैं और वो जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। आप ये बात समझ गए, सीधा फंडा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई, अब हम सेल्स वाले पॉइंट को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बात करने वाले परचेज पॉइंट से। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस आया कैसे, कहाँ से आता है ये बैलेंस, ये पैसा कैसे आया। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने चीज़ जरूर सुनी होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, 100% सुना होगा। वो कैसे आता है, जब आप कोई परचेज करते हैं। मैं रजिस्टर्ड पर्सन की बात करूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पर ही एप्लीकेबल है, कोई अनरजिस्टर्ड है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उसी का ही जनरेट होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, सीधी बात है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कैसे आता है, जब आप कोई परचेज करते हैं, परचेज पे आप जीएसटी पे करते हैं। अब आप जीएसटी जब पे करते हैं तो आप कहते हैं मैं इसका इनपुट क्लेम कर लूँगा। अब वो इनपुट क्लेम कैसे करते हैं, वही जो इनपुट होता है ना, वही हमारे क्रेडिट लेजर में आता है। समझ आप, वही हमारे क्रेडिट लेजर में आता है और क्लेम कर कर फिर उससे आप अपनी आउटपुट लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं। अगर बराबर है तो पूरी एडजस्ट हो जाती है, कम ज़्यादा है तो वो हम अपने कैश के थ्रू पे करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट लेजर वही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास आया कैसे। देखिए, यहां पर मैं आपको प्रोसेस बता दूं। देखिए, आपने गुड्स परचेज किए, आपने उसको टैक्स पे किया। मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपीज का गुड्स है। ठीक है, टैक्सेबल, इस पे आपने 18% जीएसटी पे किया, 18,000 रुपये टैक्स। ठीक है, ये हो गया 1,18,000 आपकी इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, आप शॉपकीपर को कितने रुपए दे के आते हैं, 1,18,000 स्टॉक का प्लस जीएसटी का। तो आपने जो जीएसटी पे किया ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल जाता है, आपके क्रेडिट लेजर में आ जाता है। वो क्रेडिट लेजर में कैसे आता है, देखिए, जब आप परचेज करा, उसके लिए सेल हुई सामने वाले पर्सन के लिए, वो अपनी रिटर्न में शो करता है। वो आप अपनी रिटर्न में गवर्नमेंट को बताता है कि मैंने इतनी आउटवर्ड सप्लाई की, उतनी सेल्स की, और वो आपके जीएसटी नंबर पर उस बिल को डालता है जीएसटी पोर्टल के अंदर, जिससे जीएसटी जस्टिफाई करता है ये उसका जीएसटी है। तो वो
इतना इनपुट, वो बिल की डिटेल सारी वो आपके जीएसटीआर 2B में जनरेट होती है। फिर आप जब अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हो उस समय आपकी 2B जनरेट होती है, 2B जनरेट होते है उसका इनपुट क्लेम करते हैं। अब जब इनपुट क्लेम करते हैं तो जो इनपुट वाला पैसा है, वो इनपुट वाला अमाउंट वो आता है क्रेडिट लेजर के अंदर। आप समझे, वो जो इनपुट आपने क्लेम किया वो सारा पैसा कहाँ आता है? क्रेडिट लेजर के अंदर। ऐसा नहीं आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लाइक ये एक तरह से आपका वॉलेट की तरह काम करता है, जीएसटी वॉलेट की तरह काम कर रहा है ये आपका, कि यहाँ पैसा आएगा फिर इसके थ्रू आपका पे हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखें, जो आप टैक्स पे करके आए, बहुतों को लगता है कि हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ये नहीं। ये जो पैसा है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आता है। समझे ये बात? समझे तो मुझे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो आप ये समझिए हमारे क्रेडिट लेजर में बैलेंस आया, ठीक है। अब ये क्रेडिट लेजर का जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना, ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मेट नहीं है। आप जब जीएसटी के पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ से क्रेडिट लेजर को डाउनलोड करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो इस तरीके से आता है। ये सारी चीज़ें आती है ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आएगा, जीएसटी नंबर जिसका है उसके लीगल नेम आ जाएगा जो पैन पे होता है। उसके बाद ये पीरियड शो कर रहा है 1/4/2025 से लेकर 31/1/2026 तक का मैंने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है, डेट है, रेफरेंस नंबर, टैक्स पीरियड, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। अब उसके बाद यहाँ पे बैलेंस। सबसे पहले मैं बैलेंस की बात कर देता हूँ, अवेलेबल बैलेंस की। आपके पास बैलेंस कितना है? देखिए आपकी सबकी पासबुक होती है, उसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, तो वही बैलेंस आपका यहाँ पे ये जो ओपनिंग आ रहा है कि ओपनिंग आपके पास कितना था, 1/4 से पहले कुछ बैलेंस बचा था। 1/4 से दिखाई रहा है कि वो ट्रांजेक्शन है, 1/4 से पहले कुछ बैलेंस था, तो वो आपका बैलेंस अवेलेबल में आया था। आईजीएसटी का है, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आईजीएसटी का आ जाएगा, यहाँ सीजीएसटी का आ जाएगा, यहाँ एसजीएसटी का आ जाएगा, यहाँ सेस, यहाँ टोटल, इन सब का टोटल करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आइए फिर अब बात करते हैं कि ये कैसे बुक्स में क्रेडिट लेजर में आता है, कैसे शो करता है, कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें देखें। अब देखिए मैं 1 बाय 1 ये समझाना शुरू करता हूँ। देखिए जूम करके, ये आपका सीरियल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। ये डेट, अब डेट यहाँ पे कौन सी आती है? जिस दिन आपने इनपुट क्लेम किया, जिस दिन आपने 3B फाइल किया, आपने इनपुट क्लेम किया, उस दिन की ये डेट आती है 15/4 को 24/7, ठीक है। क्योंकि जीएसटी रिटर्न हमेशा कब डलती है? जैसे मानिए आपकी अभी क्या चल रहा है, अब ये फैब हो गया, तो फैब की रिटर्न जाएगी मार्च में, तो मार्च की डेट आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ गया, यहाँ पे टैक्स पीरियड। अब ये बता रहा है टैक्स कौन से मंथ की। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई पर्सन किसी कारण की वजह से अपनी रिटर्न नहीं डाल पाया, तो वो लेट रिटर्न फाइल करता है, तो उस रिटर्न डेट से जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन से मंथ की है, तो इसलिए वो टैक्स पीरियड दे रहा है कि आपने 15/4 को मार्च मंथ का इनपुट क्लेम किया। डिस्क्रिप्शन क्या है? आईटीसी एक्रूड थ्रू इनपुट, आईटीसी आपने इनपुट के थ्रू किया। और डेबिट और क्रेडिट, ये देखिए दो चीज़ें, डेबिट और क्रेडिट। एक होता है डेबिट, डेबिट की कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, मैं यहाँ पे अभी के लिए समझाने के लिए डेबिट लिख देता हूँ, क्रेडिट काट देता हूँ। एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। क्रेडिट मतलब कि आपके क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस आया इनपुट के थ्रू, ये हुआ क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे क्रेडिट डेबिट ऑप्शन है, दोनों ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर वो उसको जस्टिफाई करता है, डेबिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे वो दिखाता है। अब क्रेडिट क्या हुआ? आईजीएसटी टैक्स नहीं हुआ, सीजीएसटी 290 हो गया, एसजीएसटी 290 हो गया, सेस कुछ नहीं हुआ। टोटल अमाउंट कितना होगा? 580 हमारा मार्च मंथ का इनपुट आया। अब यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस की। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो वो बैलेंस प्लस दिस, ये तो जीरो जीरो है तो यहाँ पे जीरो आता, ये ओपनिंग प्लस ये वाला जुड़ के यहाँ पे आ जाता, ये ओपनिंग प्लस ये यहाँ पे आ जाता, सेस में कुछ होता यहाँ पे आ जाता, उसके बाद टोटल अमाउंट ये आ गया, ठीक है। आप ये बात समझे? ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है डेबिट की। सेम प्रोसेस रहेगा, सीरियल नंबर, डेट, जिस दिन डेबिट आप पे कर रहे हो, जिस क्वार्टर का मंथ का पे कर रहे हो, यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ जाएगा आईटीसी के थ्रू, यहाँ पे डेबिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी वो सेम वैल्यू लेगा जितना आपका इनपुट आपका डेबिट हो रहा है। ये हुआ, ये अमाउंट आया, यहाँ पे अमाउंट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे। अब जो बैलेंस की बारी है, बैलेंस कैसे, पासबुक कैसे काम करती है बैंक की,
कितना आया कितना गया उसमें से माइनस कर दिया, कितने गए में से कितना और जुड़ गया वो प्लस हो गया। सेम ये भी वही काम करता है, कितना आया कितना गया, उसके बाद जो बैलेंस बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझे कि क्रेडिट लेजर के अंदर जो अमाउंट आता है वो कहाँ से आता है, हमारे इनपुट से, जो हमने परचेज किया था बिजनेस पर्पस के लिए, वो जो इनपुट हमने दिया, जो हमने टैक्स जीएसटी पे किया, तो वो जो टैक्स हम पे करते हैं वो इनपुट के रूप में हमारे क्रेडिट लेजर में आता है। क्रेडिट लेजर में हम उसको क्लेम करते हैं, उसके थ्रू हम अपनी आउटपुट लायबिलिटीज को पे करते हैं। जब हम परचेज करें तो हम भी तो सेल करेंगे ना, तो उसको आउटपुट लायबिलिटी के थ्रू पे करते हैं। ठीक है, ये समझ गया आप, ये होता है क्रेडिट लेजर। आइए फिर जल्दी हम देखते हैं कैश लेजर के बारे में। अब कैश लेजर से साफ साफ पता लग रहा है कि नगद है भाई, कैश मतलब नगद, ठीक है ना, ये कैश। देखिए इसका क्या है, ये भी हमने पीडीएफ में डाउनलोड किया, बट ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसकी वजह से ये एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ इस तरह से डाउनलोड हुई है, जहां पर वो बता रहा है, देखिए यहाँ पर वो साफ साफ बोल रहा है, देखिए सारी चीज़ें वो सेम है, रेफरेंस नंबर बैंक, ठीक है। यहाँ पर देखिए आईजीएसटी का टैक्स अमाउंट कितना है और आईजीएसटी का टैक्स बैलेंस कितना बचा, बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना डेबिट क्रेडिट हुआ, बैलेंस कितना बचा सीजीएसटी का, यहाँ पे कितना डेबिट क्रेडिट हुआ, यहाँ पे कितना बचा, ठीक है। अब आइए इसको हम समझते, देखिए कैश का मतलब, देखिए अब आपके पास, जैसे लाइक मैं आपको समझाता हूँ, आपका पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट में पैसा कैसे आता है आपका, आप अपने बैंक के थ्रू, बैंक से या किसी पर्सन से यूपीआई लिया वॉलेट में, या किसी भी तरीके से आपके पास कैश के थ्रू आया। ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आ गया, सेकंड पार्टी के थ्रू आ गया, नहीं, ये आपका जो कैश लेजर का जो बैलेंस आया है वो आपके कहाँ से आया है, आपके कैश से, नगद बैंक अकाउंट से आपके पास ट्रांसफर हुआ, या कहीं से भी वो चीज़ है, आपके वॉलेट में किसी ने पैसा डिपॉजिट कर दिया है, तो उस चीज को हम बोलेंगे वो कैश लेजर, उसको हम बोलते हैं नगद। देखिए कैश लेजर के नाम से पता लग रहा है कि वो नगद है, आप समझे मेरी बात, कैश लेजर के नाम से पता लग रहा है वो नगद है। अब देखिए यहां पर ना ये चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, यहां पे आ गया सीरियल नंबर। अब यहां पर ये बोल रहा है डेट ऑफ डिपॉजिट या डेबिट, कब डिपॉजिट हुआ, यहां पर वो डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे टाइम ऑफ डिपॉजिट, टाइम भी बता रहा है यहाँ पे। रिपोर्टिंग डेट बाय बैंक, बैंक के द्वारा रिपोर्टिंग डेट क्या है, ये ऑलमोस्ट सेम होती है जिस दिन हमारे डालते हैं। जैसे देखिए कभी कभी होता है वो कि चेक के थ्रू किया तो वो एक दो दिन ऊपर नीचे, अदरवाइज हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, डेट सेम होती है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ गया, यहाँ पर टैक्स पीरियड इफ एप्लीकेबल, किस टैक्स पीरियड के लिए हम जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप डेबिट या क्रेडिट, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर और टोटल। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे कैश लेजर में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी हमारा जो पैसा है, जो भी हमारा जो पैसा है, वो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, एक तो हम आईटीसी के थ्रू पे करते हैं, उसके अलावा हम कैश के थ्रू पे करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी पेनल्टी है, कोई भी अदर चार्जेस या फीस कुछ भी है, वो कभी भी हमारे इनपुट से एडजस्ट नहीं होती। ये बात आप समझिए, वो हमें कैश ही पे करनी पड़ती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आरसीएम कभी भी इनपुट से एडजस्ट नहीं होता, वो ऑलवेज कैश पे होता है। तो उसी तरीके से इंटरेस्ट, मान लीजिए हमने लेट फाइल की, उस पर कोई इंटरेस्ट लग गया, उस पर पेनल्टी लग गई, कोई लेट फीस लग गई, किसी भी टाइप का, तो वो सारी चीज़ें हम कैश में पे करते हैं। किस में पे करते हैं हम, कैश के अंदर पे करते हैं, ठीक है ना। ये बात समझे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं और वहाँ पे वो बताता है कि आप किस में डाल रहे हैं किस में नहीं, वो चीज़ आप वहाँ पे सिलेक्ट करके टैक्स में है, अमाउंट में है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। और आप इंटरनली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने जैसे आपका वॉलेट एक तो रहेगा, तो आपका टैक्स में पैसा पड़ा हुआ है तो आप इंटरेस्ट में डाल सकते हैं, पेनल्टी में डाल सकते हैं, पे वैसे ही होगा। आप ऐसा नहीं कि आपका बैलेंस टैक्स में 100 रुपये पड़ा हुआ है तो आप टैक्स से डायरेक्ट पेनल्टी पे कर देंगे, नहीं, पहले
टैक्स के पैसे को इंटरनली ट्रांसफ़र करोगे पेनल्टी के अंदर, फिर पेनल्टी से पे होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये हर चीज़ को एकदम सिस्टमेटिक लेके चलता है कि टैक्स में अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट में पे कर दोगे पेनल्टी में, नहीं। टैक्स से पहले उस पैसे को ट्रांसफ़र करो इंटरेस्ट के अंदर, उसके बाद पे करो। डायरेक्ट पे नहीं होगा टैक्स से इंटरेस्ट का पैसा, इंटरनली आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की एक खासियत और बता देता हूँ मैं। आप मान लीजिए आपके पास 2 जीएसटी नंबर है, सेम पैन पे, सेम पैन नंबर पे 2 जीएसटी नंबर है। एक कहाँ पे है? एक है दिल्ली में और एक है हरियाणा में। अब आपकी दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली में आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है 1 लाख रुपीज, ठीक है। लेकिन इसके इसके कैश लेजर में बैलेंस है 0, नील। हरियाणा में टैक्स लायबिलिटी है 0, बट इसके कैश लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 2 लाख रुपीज। किसी रीजन से हमने डाला था बट यूज नहीं हुआ तो वो पड़ा हुआ है। तो ये जीएसटी आपको एक ये ऑप्शन देता है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि सेम पैन पे होने चाहिए दोनों रजिस्ट्रेशन। दिल्ली हरियाणा का जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पैन नंबर है वो एक ही पैन पे होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं कि फिर दिल्ली की टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए 1 लाख रुपए आपको जमा करने, नहीं। आप अपने हरियाणा में जो कैश लेजर में जो जीएसटी पड़ा हुआ है, चाहे आप पूरा का पूरा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना, तो आप दिल्ली के कैश लेजर में उसको ट्रांसफर करिए, फिर उसको पे करिए। यहाँ पर जीएसटी बहुत सिस्टमेटिक चलता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट वहीं से पे कर दो दिल्ली की जीएसटी, नहीं। आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, पहले जीएसटी में आना पड़ेगा, फिर उसके हरियाणा के जो बैलेंस कैश लेजर में पड़ा उसको दिल्ली के जीएसटी के कैश लेजर में ट्रांसफ़र करना है, फिर उसके बाद उसको यूज़ कर पाएंगे। आप समझे बात? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम पैन पे भी अगर जीएसटी नंबर अलग अलग स्टेट में और किसी और स्टेट के जीएसटी में बैलेंस पड़ा हुआ, कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ, तो आप उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। PMT 09 के थ्रू रिटर्न होती है, वो डाल के आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और विद जैसे आपने रिटर्न डाली विद इन अ मिनट आपके दूसरे लेजर में बैलेंस शो करने लग जाता है। तो आप ये बात समझे कि कैश लेजर में क्या होता है, सारा कैश में होता है। चाहे आप बैंक के थ्रू जो भी पैसा आप डालेंगे, कोई भी इनपुट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, इनपुट का पैसा कुछ इंक्लूड नहीं होता, सारा का सारा पैसा कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू जो आप अपने हार्ड मनी को आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो आपके कैश लेजर में शो करेगा, और उसको आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्रेडिट लेजर में सिर्फ इनपुट वाला बैलेंस आता है, क्रेडिट लेजर के अंदर इनपुट, और कैश के तो कैश के नाम से ही पता लग रहा है ओनली कैश। आप समझे बात? कैश का तो नाम ही पता लग रहा है, कैश अकाउंट, कैश से ही जाएगा बैलेंस और किसी तरीके से नहीं जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जीएसटी का कैश क्रेडिट ले जाएगा जो आपका पॉइंट था वो आपका कहीं ना कहीं आपका 100% मैं श्योर हूँ क्लियर हुआ होगा। अगर आपका पॉइंट क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट जरूर करिए। तो थैंक यू एंड धन्यवाद।